हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली बहुत इंतजार के बाद आज आपका पेपर हो गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकोलॉजी का एनालिसिस। अभी हम लोग कर रहे हैं साइकोलॉजी का एनालिसिस और इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश का एनालिसिस। एक बार मैं चेक कर लूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है, ज़रा सा मैं चेक कर लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि एवरीथिंग इज क्लियर। का एनालिसिस ठीक है, डन, परफेक्टली ऑल राइट। स्टार्ट कर दें आज का क्वेश्चन। सबका पेपर अच्छा गया क्योंकि फैक्चुअल था, बहुत ही इजी लगा सबको। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए इजी था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन के बीच में आऊंगी तो मैं साइड हो जाऊंगी, ठीक है। मेक श्योर कि आपको दिखाई देना चाहिए आपके कमेंट्स। साक्षी जी, हो गया आपका पेपर? चलिए साथ के साथ फीडबैक देते जाइएगा, कितने मार्क्स किसके आए लास्ट में लिख दीजिएगा। मैं 30 क्वेश्चन का एनालिसिस कर रही हूँ, थोड़ा सा क्योंकि टाइपिंग इशू, टाइपिंग नहीं है, स्कैन्ड पेपर है, तो थोड़ा सा शायद आपको स्क्रीन पर देखने में प्रॉब्लम आए, वो हो सकता है, बट पेपर सबके पास है मेरे ख्याल से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं जरा चेक कर लूं, यहाँ पर एवरीथिंग इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? ठीक है, लाइट सब ऑन है फिर भी ओके है, कहीं गड़बड़ है। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु, ये मैं ले लेती हूं मार्कर, हाँ 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है, बुद्धि लब्धि बताना है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला सबको बताया था, जरा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं इसको, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? 14/13 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर बनेगा बी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन योर आंसर वुड बी बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, वेट कर रहे हैं, ठीक है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है भाई पावलव ने, आंसर जाएगा पावलव ने। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा करूं मैं इसको, शायद, हाँ अभी ठीक है, हाँ बेटर है, बेटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है बच्चों? नेगेटिव है, बाल अपराध कोई पॉजिटिव तो है नहीं। तो बाल अपराध में परिवार के सदस्यों का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार नहीं, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना नहीं, समृद्ध परिवार नहीं, तो माता पिता में अनबन रहना। तो बाल अपराध का जो कारण है वो है माता पिता में अनबन रहना। बहुत अच्छे साक्षी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन कहता है बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना नहीं, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? आपको पता होना चाहिए जो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और एवं मूल्यांकन है बच्चों, ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा स्कैंड है, अभी आया, ठीक है। मूल्यांकन, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है वो बनता है बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, कला शिक्षा, नाम से ही समझ में आ रहा है कला शिक्षा, तो कला शिक्षा को किस लिए जोड़ा होगा? कला शिक्षा को जोड़ा है सांस्कृतिक विरासत की सराहना के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर बनेगा सी, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार। आपको मैंने वृद्धि और विकास पढ़ाया था। वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है जो कि शारीरिक होती है, और जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। जब विकास निरंतर चलता रहेगा तो ये निरंतरता के सिद्धांत से ही संबंधित होगा। तो ए इज द राइट आंसर। मैम मैं आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाती थी, रिकॉर्डेड ली हैं सारी। तो आपका फीडबैक क्या रहा साक्षी? प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा ताकि लर्नर्स को भी पता चले कि अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, और आज रीड का पेपर देखकर वो सारे बच्चे बहुत बहुत खुश थे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप जरूर अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो तार्किक चिंतन घटक है, स्मृति चिंतन है, सॉरी घटक है, लेकिन अगर मैं बात करूं व्यवसायिक रुचियों की तो ये घटक नहीं है, तो आंसर जाएगा बी। ठीक है, नाइस मैम, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक होता क्या है? मोटर स्किल, जिसमें आपका एक्टिविटी होता है, आपके हाथ पैर चलते हैं, वही होता है मनोगत्यात्मक। तो लिखने में हाथ चलेगा, खेलने में, गेंद फेंकने में, तो सोचना कभी भी मनोगत्यात्मक नहीं है। तो 9th का आंसर बनेगा ए। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, देखो मेरी 3 जगह नजर है, कैमरे पे भी है, उधर भी है, इधर भी है, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही फैक्ट का क्वेश्चन है, बार बार पढ़ा था कि पर्सनालिटी की जब भी शुरुआत करी थी और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था 16 पीएफ। 16 पीएफ दिया गया है आरबी कैटल के द्वारा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जाएगा सी। गुड इवनिंग भाई, मैम आपके पढ़ाए हुए से ही पेपर दिया है, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। मुझे बहुत खुशी होती है कि एग्जाम के बाद, मतलब जब हम इतना पढ़ाते हैं तो एग्जाम के बाद बस एक ही लाइन सुनना चाहते हैं कि जो आपने पढ़ाया उसमें से आया, और यही हमारी एक बोलते हो ना, यही हमारी मेहनत होती है। तो आज हम पूरा दिन से बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का रिजल्ट क्या रहेगा। और अभी मैं आंसर की शेयर कर देती हूँ, 30 में से साइकोलॉजी में कितना स्कोर बना ये जरूर बताना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। सॉरी, निम्नलिखित में से, ठीक है प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा साइड होना पड़ेगा मुझे, नॉट अ बिग डील, थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन नंबर 1, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो यह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये बात राइट है। देखो बच्चों, बात हुई है प्रतिभावान बालक की। अब प्रतिभावान बालक आक्रामक और कुंठित होगा, या थपथपाना, या फिर रस्मी व्यवहार, या फिर तुनक मिजाज, ये नेगेटिव आंसर क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ हमसे नेगेटिव पूछा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी जो प्रतिभावान बालक होता है, आप में से भी बहुत लोगों को साइकोलॉजी आती होगी, और जब मैंने इनिशियली बेसिक स्टार्ट किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, या अधिगम का बेसिक स्टार्ट किया था, तो आपको भी लगता था मैडम थोड़ा एडवांस पढ़ाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज बच्चा जानता होता है ना, उसमें वो थोड़ा सा बोरियत फील करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है, वो अगर चुनौतीपूर्ण माहौल नहीं मिले तो वो ऊब जाता है। आंसर बनेगा ए। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, शुक्रिया। गुड इवनिंग वल्ला जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता किसको होती है? पहली बात तो यह है बच्चों, ऑप्शन देखो क्या है। यह एक अवास्तविक लक्ष्य है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? अवास्तविक लक्ष्य कैसे हैं? जितने भी विशेष बालक होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। विद्यालयों पर भार, ये भी गलत ऑप्शन है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए उनका, हमारी जो व्यूज हैं, हमारी जो विषय वस्तु है, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, वो उसमें परिवर्तन चाहता है, क्योंकि उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। बाकी सारे आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 को पढ़ेंगे जरा। समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों का प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। जब भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, राइट? चिंतन करते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रकार का कौशल है जिसको सीखा जा सकता है, बट समस्या समाधान संगीत संबंधी योग्यता से संबंध नहीं रखता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। नमस्ते चंद्रकांता जी, नमस्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सामवेगिक चिंतन,
कभी भी सृजनात्मकता की ओर नहीं ले जाता, अभिसारी भी नहीं ले जाता, अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। सृजनात्मकता क्या होता है बच्चों? नवीन ज्ञान, है ना, सृजनशील होना, क्रिएटिव होना, नवीन ज्ञान की खोज करना, नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ना, पुराने अनुभवों को भी यूज करना। तो आंसर जाएगा आपका अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, हमने कहा कि बहुत पुराने जब हम चलते हैं तो बाल केंद्रित नहीं था, केवल टीचर टीचर बोलते थे और बच्चे सुनते थे। लेकिन आज की डेट में सब जगह एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है स्टूडेंट्स? जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड करते हैं यानी कि हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि स्टूडेंट इसमें अपनी बात को कह सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और जितनी भी एक्टिविटीज हों वो पूरी तरीके से उनमें भागीदारी ले सके। तो इस नाते क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर बन जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति होना, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है अभिव्यक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर आपका क्या जाएगा भाई? 16 का आंसर चला जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो बुद्धि के मापन के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। तो सीधा सीधा आंसर पड़ा हुआ है सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं क्या अनुकरण से? अनुकरण तो बांडुरा का दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं सीखते। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन है 18th। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ये बात राइट है। पुनर्बलन और परिपक्व होने से नहीं। तो आपका आंसर बनता है बी। हाँ जी, नहीं पूछा है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19th। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? सबको पता है, सबको पता है, बिने ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 याद रखिए, कभी भी देखो गति धीमी तब की जाती है जब बच्चे को गति के धीमी करने की आवश्यकता है। इन जनरल इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और जहां तक बात है प्रतिभाशाली बालकों की, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बनेगा वो विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन देने की बात होगी। तो बी इज द राइट आंसर। दंड देना, प्रतिभाशाली बालकों को दंड देंगे क्या? आज का पेपर ऐसा था कि ऑप्शन भी एलिमिनेट करते ना तो भी आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। 21। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे पढ़ाया गया था। कम से कम नहीं तो 200 बार रिपीट किया गया है प्लस क्लासेस में। और कौन सी प्लस क्लासेस में? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी जहां पर 6 महीने से बार बार साइकोलॉजी, बार बार इंग्लिश के कोर्सेज लाए जा रहे थे, उनमें न जाने कितनी बार रिपीट किया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटों का न्यूनतम कार्य दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई? देखते हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया गया है? चेक करिएगा क्वेश्चन। याद रखिएगा, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु अगर पूछा जाए कौन सा अनुसंधान है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, वो अनुसंधान है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? यानी कि परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन। परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित जो आपका सिद्धांत बनता है वो है क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 24। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? सबको पता होगा कि जब भी हम
वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के लिए करते हैं तो उसको आत्मसात्मीकरण कहते हैं, इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, इंग्लिश में टर्म है एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में नहीं है पूछा है तो ये अस्पष्ट उद्दीपक, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर नहीं है पूछा है तो पूरी तरीके से आंसर जाएगा वस्तुनिष्ठ व्याख्या। 26 का आंसर 25th का आंसर बनेगा आपका वस्तुनिष्ठ व्याख्या। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 अल्बर्ट बांडुरा की अगर आप बात करें तो 4 परिस्थितियां दी थी, जिसमें से सबसे पहले अवधान है, दूसरी है धारणा, इसके बाद आती है पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा कह लीजिए या फिर अभिप्रेरणा कह लीजिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका आंसर बन जाएगा सी। 4 बांडुरा के नियम आपको लिखवाए गए हैं। गौरी जी नमस्कार भाई, शुक्रिया क्लास में आने के लिए, बहुत बहुत। दिख नहीं रहा ये थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है ना गौरी जी, स्कैंड है पेपर, समझ रहे हो, अभी टाइप नहीं करवाया। अभी पेपर क्या है, टाइप नहीं है, समझते हो आप, जैसे एज इट इज पेपर ला करके पढ़ा देते हैं ना। मेरे ख्याल से इतना तो अब काफी ठीक, वैसे तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं दिख रहा। अभी इसकी टाइप करवा के आपको कल तक वो भी करवा देंगे, टाइपिस्ट से इसको टाइप करवा के, और वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। ADHD आप सबको बताया था कि ADHD एक का मतलब होता है जिसमें ध्यान नहीं लगा पाते, तो ध्यान विकार वाले जो बालक होते हैं वो ADHD, मतलब ADHD का अर्थ होता है जहां पर बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो आंसर जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन है आपके पास, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? क्या वो रेमेडियल टीचिंग है, क्या वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, या फिर क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि यहां पर विशेषताएं भी हैं और कमियां भी हैं। ठीक है, उपलब्धि टेस्ट में होता है जब आपको उपलब्धि का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर केवल उपलब्धि नहीं है, विशेषताएं कमियां हैं। तो आपका 29th का आंसर बन जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? मैंने आपको यूनिट 5 पढ़ाई है और यूनिट 5 में सबसे पहली लाइन मैंने लिखवाई है 86वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, पहली लाइन है, आप जरा जरूर चेक करिए। 30 का आंसर बन जाएगा ए। आप सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। 27 बता देती हूँ भाई। 27 देखो क्या है क्वेश्चन। 27 तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 27 नहीं आया क्या? अच्छा रह गया, सॉरी। देखो 27 का आंसर क्या है। हम्म 26 का आंसर मिल गया सी, 25 का मिल गया डी। आ जाते हैं 27 में। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण। 27 का आंसर जाएगा स्वप्न विश्लेषण। अब बताओ और कोई रहा तो नहीं ना? स्वप्न विश्लेषण। फिर आ जाइए 29th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। ठीक है, और 30th का आंसर बनेगा ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 27 का बन जाएगा बी। इसके बाद आते हैं हम 26, इसका बन जाएगा सी। 27 का डी। 24th का बन जाएगा ए। 23rd का भी बन जाएगा ए। 23rd का भी आंसर बन जाएगा क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन। ठीक है, सारे आंसर हो गए ना बच्चों? 22वां भी हो गया, 21st भी हो गया है, 20th भी हो गया, कोई छूटा तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, दोबारा देख लो, बस मुझे ये बता दो कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है ना मैंने? ये देख लेना भाई, है ना? ये चेक कर लेती हूँ, मैं ही चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है, 14th नहीं हुआ क्या? 14th देख लो भाई। 14th है टैट पर्सनालिटी के लिए।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? ये तो इजी है, 14th का आंसर जाएगा प्रक्षेपीय विधि है। 14th भी आ गया, सी है आंसर। 14th का आंसर हो जाएगा सी। और बोलो, 4th में वापस बता देती हूँ। 13th का आंसर भी आ गया डी। इसके बाद आता है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन का आंसर आ गया था हमारे पास सी। सी लिख देती हूँ बच्चों, एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, लिख भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th का जो आंसर है वो हमारे पास बनता है ए, ये भी रिटर्न है। 10th भी हो गया, 9th भी हो गया है। 9th का आंसर बन जाएगा सोचना, यानी कि ए। लिख देती हूँ बच्चों, लिख देती हूँ, यहाँ पर भी लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये लीजिएगा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8th पर। 8th भी ठीक है, व्यवसायिक रुचियां बी लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 7th में ए लिख देती हूँ, लिखा नहीं है, टिक किया है खाली। क्वेश्चन नंबर 6th आ जाइए। 6th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, सांस्कृतिक वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा बी, लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन नंबर जो 4th है, 4th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, ये भी मैंने लिख दिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 4th ना, अच्छा 4th में आपको डाउट है ना, 4th में आपको डाउट हो रहा होगा ना। 4th में इसलिए डाउट हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, साक्षी यही फील हो रहा है ना आपको। देखो वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में देखो, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? याद रखना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है भाई। तो स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है तो फिर ये इसका आंसर नहीं बनेगा। डी ऑप्शन, देखो ये बात निश्चित है, ये मुझे पता था बच्चों को डाउट आने वाला है ना, ये डाउट आने वाला है, लेकिन ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये स्कूल मैनेजमेंट का हिस्सा है, जबकि ये 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, 14 इयर्स के बाद जो है, ये तो मैनेजमेंट की बात हुई ना, को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर बी बनेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन अगर दूसरा होता, मैनेजमेंट का या कुछ और होता, तब आप इसको आंसर दे सकते थे। उसने पूछा है 2009 में किसकी बात नहीं हुई, तो अगर आप देखेंगे तो घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना की बात कहीं नहीं कही गई। ठीक है, 14 वर्ष के बालकों की बात तो फिर भी लिखी हुई है, लेकिन ये नहीं लिखी हुई है, इसीलिए आंसर जाएगा इसका सेकंड। ऑप्शन एक जैसे दे दिए ना, इसीलिए इसका बी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का और सेकंड का भी बी आंसर हो जाएगा। ये भी बी है, ये मैं लिख दे रही हूं बच्चों, साइड में लिख भी दिया है, टिक भी कर दिया है, लिख भी दिया है, तो ये आपका आंसर है। 23, 7 क्वेश्चन गलत हो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलिए, ये था आपका साइकोलॉजी का एनालिसिस। मिलते हैं जल्दी ही इंग्लिश के पेपर के एनालिसिस के साथ, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास पेपर आएगा, हम आप लोगों के साथ लाइव सेशन शेयर कर देंगे। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और फाइनली पेपर हो गया है, अब आ जाइए आप ग्रेड 1 की तैयारी के लिए। ग्रेड 1 का बैच मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 अक्टूबर से। टाइमिंग्स रहेगा 9:30 AM साइकोलॉजी और 12:35 PM का टाइमिंग्स रहेगा इंग्लिश का। तो मिलते हैं ग्रेड 1 और 2 के एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, प्लस प्लेटफॉर्म पर आना होगा और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज करके, दैट इज ज्योति मैम। शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।